अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के आने वाले दिन बेहतरीन और अच्छे हों, तो आपको वर्तमान समय में बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप संघर्ष करेंगे वर्तमान में, तो भविष्य में आप जो है बिल्कुल आराम करेंगे। आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होगी और अच्छे तरीके से उसको आप जी सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 17 नवंबर की करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, तो इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 14 नवंबर और 14 नवंबर को ही हम बाल दिवस भी मनाते हैं। यानी कि जो का चिल्ड्रंस डे है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था संचमन लिंबू, इनका निधन हो गया। तो देखिए जो आपके संचमन लिंबू थे ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। और चौथा था कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया। तो देखिए ये प्लेस आपका मैसूरू है। और पांचवा था कि किस मंत्रालय के दौरान दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। तो देखिए इस अभियान को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया था। और आज के ग्रैंड प्रिक्स का पहला प्रश्न है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो देखिए एक बार फिर से वही नाम आ गया सामने, लुइस हैमिल्टन का। देखिए जबकि लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भी हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतिया है। देखिए जो आपका ये फार्मूला वन रेस था तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020, ठीक है। तो इसमें विनर कौन है, लुइस हैमिल्टन, यानी कि ये पहले स्थान पर हैं। और इस रेस में दूसरे स्थान पर आपके रहे हैं सर्जियो पेरेज, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और ये ड्राइवर हैं रेसिंग पॉइंट BWT के। और इसमें तीसरे स्थान पर फेरारी के सेबेस्टियन वेटल हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, पहले स्थान पर लुइस हैमिल्टन, दूसरे स्थान पर सर्जियो पेरेज और तीसरे स्थान पर जो है सेबेस्टियन वेटल। देखिए आप बता दूं जो आपके लुइस हैमिल्टन है ये इनकी इस सत्र की यानी कि 2020 की 10वीं जीत है और ये इनके करियर की 94वीं जीत थी, ठीक है, फार्मूला वन की। तो याद रखिएगा कि जो आपका तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का फार्मूला वन रेस कुछ नहीं जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी। तो देखिए अमाउंट आपका है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। देखिए हाल ही में इसकी घोषणा यानी कि इस अमाउंट को दान दिए जाने की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, क्योंकि ये इसमें पार्टिसिपेट किए थे। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कुल 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वित्तीय सहायता दिया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका आसियान है इसका पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसके मेंबर्स का नाम। तो देखिए आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका है इंडोनेशिया की जकार्ता में। और आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में हुई थी। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, देखिए आसियान के मेंबर हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि यानी कि रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल यानी कि वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में जो है चुना गया है। तो ये आपको बता दूं महाराष्ट्र राज्य जो है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है ये आपका लोनार झील। और लोनार झील के बारे में कुछ खास बातें जो मैं आपको बताऊंगा और उसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित जो आपका लोनार झील है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसको भी हाल ही में रामसर संरक्षण संधि यानी कि रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के रूप में चुना गया है। देखिए जो आपका महाराष्ट्र राज्य है वहां पर एक जिला है, इसका नाम है बुलढाणा। जो लोग महाराष्ट्र में उनको पता होगा, तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेडरोल पर उल्का पिंड के प्रभाव से लूनार झील का निर्माण हुआ था। और इस झील के आसपास का 365 हेक्टेयर का क्षेत्र यानी कि ये अराउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है, कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है जून 2000 में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। लेकिन जो मैंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित जो आपका लोनार झील है इसको अभी हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड स्थल के रूप में हाल ही में चुना गया है।
और एक और साइट है उत्तर प्रदेश का, इसको भी चुना गया है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो आपका आगरा जिला है, तो आगरा में कीठम झील स्थित है और इस कीठम झील को हम सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कीठम झील है और इस कीठम झील को हम सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं और इसको भी हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ये सूर सरोवर झील है, इसके बारे में यूपी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बाकी सभी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन यूपी में स्पेशली पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है यूपी का। देखिए जो आपका सूर सरोवर झील है, इसको जो है 106 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है और इस झील का जो पानी है, ठीक है, ये आपको जो है आगरा नहर से मिलता है। और आगरा नहर के बारे में खास बात है कि जो आपका आगरा नहर है, ये दिल्ली में जो आपका यमुना नदी है उस पर बने ओखला बैराज से मिलता है पानी। तो आगरा नहर को पानी कहाँ से मिलता है? दिल्ली में जो आपका यमुना नदी है उस पर बने ओखला बैराज से इसको पानी मिलता है। तो ये सारे खास पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में, ये क्या होते हैं। देखिए रामसर साइट जो है ये वेटलैंड साइट होते हैं, यानी कि आर्द्र भूमि साइट होते हैं, जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। देखिए जो आपका रामसर नाम है ये कहाँ से लिया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ईरान का एक शहर है, इसका नाम है रामसर, तो वहां से ये शब्द रामसर शब्द लिया गया है, जहां इस संधि पर यानी कि रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए वेटलैंड पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और ये जो है यूनेस्को के द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामसर संधि क्या है, तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है और ये जो है 21 दिसंबर 1975 से लागू हुआ था पूरी दुनिया में। तो कब लागू हुआ था रामसर संधि जो है? 21 दिसंबर 1975, ये डेट भी एग्जाम में पूछी गई है। देखिए इस पेज पे बहुत सारे प्रश्न मुझे दिख रहे हैं, कम से कम 6 से 7 प्रश्न जो एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं। जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए जाते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो नोट करते रहिए और उसको बार बार पढ़ के रिवाइज भी करते रहिए। वीडियो को देख के आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट माध्यम होता है। कहीं भी आप बैठे हैं हेडफोन लगाइए और वीडियो देखते रहिए, आपका सारा रिवीजन होते रहता है। तो आजकल तो पढ़ने लिखने में काफ़ी आसानी हो गई है। चौथा प्रश्न है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 किसने जीता? तो देखिए आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 है, इसको सादत रहमान ने जीता है। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए आपके सादत रहमान है, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और इनको इस प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया हाल ही में। देखिए इनको जो है साइबर बुलिसिंग को रोकने के लिए इनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल एप्लीकेशन साइबर टीन्स को विकसित करने में इनकी भागीदारी के लिए इस पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और देखिए जो आपका ये इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज है, ये क्या चीज़ है? देखिए नीदरलैंड की बात करें, देखिए एक देश है नीदरलैंड, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्लेस स्थित है एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाला एक संगठन है किड्स राइट। इसके द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया जा रहा है। और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना उस बच्चे को दिया जाता है जिसने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और कमजोर बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किया हो। पांचवा की अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है ये कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस को यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस को मनाते हैं 16 नवंबर को। देखिए आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, इसके द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाता है। और यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को जो है 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। देखिए आपको बता दूं महात्मा गांधी जो है इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को, क्योंकि ये पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी जो है इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको सुनते रहा कीजिए और नोट करते रहा कीजिए। अब ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस की, ये कब मनाता है? 16 नवंबर को, इसको नोट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 16 नवंबर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस को हम 16 नवंबर को मनाते हैं। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। देखिए भारत में 4 जुलाई 1966 की बात है, 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी।
और ये जो आपका है 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ प्रेस परिषद, और इसीलिए 16 नवंबर को हम हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। सातवां की हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए ये प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अभिनेता थे सौमित्र चटर्जी। और जो कि सौमित्र चटर्जी हैं, देखिए इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णानगर में। और सौमित्र चटर्जी जो हैं इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था, और इन्होंने जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। तो इनके बारे में डिटेल्स है, किसके बारे में? सौमित्र चटर्जी के बारे में। ठीक है, ये प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अभिनेता थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आठवां की हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? तो देखिए इस गोल्डन वीजा की अवधि होगी टोटल 10 साल, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न अलग से बन सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने नवंबर 2020 में गोल्डन वीजा को जारी किया? तो इसको जारी किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। देखिए जो आपका गोल्डन वीजा है ये किसके लिए है? देखिए यूएई जो है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है प्रतिभाशाली लोगों को, यानी कि जो कि पीएचडी डिग्री धारक हैं, चिकित्सक हैं, इंजीनियर हैं और विश्वविद्यालय में कुछ खास स्नातक हैं, इनको जो है खाड़ी देश में बसने और राष्ट्र निर्माण में इनकी मदद पाने के लिए अभी हाल ही में इस गोल्डन वीजा को जारी किया है। और ये गोल्डन वीजा पहली बार जारी नहीं हो रहा, ये लगभग हर साल जारी होता है। देखिए जो आपका गोल्डन वीजा है ये विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे खास बात रखना है कि गोल्डन वीजा जो ये किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात से। और अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है, और इसकी अवधि होगी 10 साल। देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम यानी कि यूएई दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नवां की हाल ही में किस स्थान पर बाल दिवस के अवसर पर यानी कि 14 नवंबर के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया का अपनी तरह का पहला ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया? तो देखिए दुनिया का जो अपनी तरह का पहला ट्राम पुस्तकालय है इसको कोलकाता में शुरू किया गया है। देखिए ट्राम क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा कोलकाता में, अगर आप गए होंगे कभी, मैं तो गया हूँ और मुझे इस ट्राम में बैठने का अवसर मिला है। देखिए ट्राम जो है एक प्रकार का रेल वाहन है जो कि सार्वजनिक सड़कों पर ट्राम वे पटरियों पर चलता है, और मतलब ऐसे पटरियाँ एकदम बीच में, सड़क के बीचों बीच बनी होती हैं, इसी पे ये ट्राम चलता है और काफ़ी आनंददायी होता है इसमें यात्रा करना। एक बार मैं कोलकाता गया था तो मुझे इसका अवसर प्राप्त हुआ। तो देखिए दोबारा कब जाने का मौका मिलता है। कितने लोग पश्चिम बंगाल से, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते हैं कितने लोग पश्चिम बंगाल से हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ की मुख्यमंत्री क्या का नाम है? ममता बनर्जी, और राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश धनखड़। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। 10वां की हाल ही में प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया, ये किस राज्य से थे? तो देखिए जो आपके रवि बेलगेरे थे ये जो है कर्नाटक से बिलोंग करते थे, और रवि बेलगेरे को कई पुरस्कारों से भी सम्मान किया गया था, जिसमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार शामिल है। और कर्नाटका राज्य जो है इसकी कैपिटल बेंगलुरु है, गवर्नर है वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा, और कर्नाटका की पॉपुलेशन है 6.41 करोड़। 11वां की हाल ही में भारत ने किस स्थान से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा के बालासोर तट से जो है भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। देखिए जो आपका ये QRSAM मिसाइल है, ठीक है, तो इस प्रणाली को भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है इसने विकसित किया है। तो DRDO ने बनाया है इस मिसाइल को, किसके सहयोग से? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। और देखिए जो आपका ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये प्रणाली मूवमेंट पर नजर रखने और लक्ष्य को ट्रैक करने और छोटे स्थानों पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। 12वां प्रश्न है कि 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो देखिए 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है भारत की तरफ से भारत का लीडरशिप किया। देखिए हाल ही में ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की जो 8वीं बैठक है ये वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई थी।
और इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की थी, क्योंकि रूस जो है ये 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें भारत की तरफ से भारत का लीडरशिप किया किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखिए ब्रिक्स जो है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। BRICS, ठीक है। तो बी से मतलब ब्राजील हो गया आपका, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो देखिए अगर एग्जाम में विकल्प आपको मिले तो इससे आपको आसानी ये हो जाएगी कि देखिए ब्रिक्स के जितने भी सम्मेलन होते हैं तो इन्हीं में से 5 में से जो है कोई एक अध्यक्ष बनेगा उसका। तो अगर एग्जाम में आपको इन विकल्पों में से कोई एक मिलता है तो वही सही होगा, बाकी 4 जो अन्य देश होंगे वो गलत होंगे। कभी कभी चारों नाम इसी में मिल जाते हैं तो आपको उसमें याद रखना पड़ेगा, इसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ब्रिक्स के बारे में ये डिटेल्स थी। और 13वां प्रश्न है कि 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए जो आपका 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था, जो इसमें जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भारत का लीडरशिप किया था। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक ने की थी। देखिए वियतनाम जो है ये वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है और इसीलिए जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन ने जो है इसकी अध्यक्षता की। और देखिए जो आपका ये वर्चुअल समिट था 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो इसमें सभी 18 पूर्वी एशियाई देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 14वां की हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? तो देखिए अभी हाल ही में जिबूती देश ने जो है भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की थी। देखिए भारत ने जो है प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों की सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को ये 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। देखिए जिबूती जो है ये आपका पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका अफ्रीका वाला रीजन है। यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको एक बूंद दिख रहा है, मतलब रेड कलर का, ये आपका है जिबूती। और इसको थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में भी आपको बताऊंगा। अभी बस इतना जानिए कि जिबूती की सीमा जो है ये उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती हैं। और मैप को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये अफ्रीका का मैप दिख रहा है, यहाँ पे एक सींग जैसी संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं हम हार्नआप अफ्रीका, ठीक है। तो जिबूती इसी के ऊपर स्थित है, हार्नआप अफ्रीका के ऊपर। ये ईस्ट अफ्रीका में है, यानी कि पूर्वी अफ्रीका में है। और जिबूती जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इस्माइल ओमर गुल्ले, ठीक है। और यहाँ की करेंसी है जिबूतियन फ्रैंक, पॉपुलेशन 9.59 लाख। और आज मैं आपसे जो है ये क्वेश्चन आपके नहीं पूछूंगा, क्वेश्चन आप लीजिए का प्रोग्राम जो है ये कल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।